नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। देश में एक राजनीतिक हलचल भी है और उसके अलावा न्यायपालिका में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आज मैंने सोचा एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो कि जज तो है ही, सुप्रीम कोर्ट के वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे और साथ में वो कई लेख भी लिखते हैं। इसलिए वो एक जज के नाते एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। आज जस्टिस काजू का मैं स्वागत करती हूँ पब्लिक इंडिया पर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जब मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में हैं और मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी छवि को लेकर देश के अंदर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी की जो छवि थी, वो जो 56 इंच वाले वो नेता समझे जाते थे, वो छवि उनकी धूमिल हो गई है, कहीं पर उस छवि का पतन हो गया है। अब इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर जब मोदी जी किसी भी तरीके के इशू को रेज करते हैं तो क्या वो अपनी वापस उस छवि को ला सकते हैं जो कि छवि गुम हो चुकी है भारत में? देखिए, उनकी छवि पूरी तरीके से गुम नहीं हुई है भारत में। ठीक है, उनकी सीट 303 से घट के 240 हो गई है लोकसभा में, तो मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी की लोकसभा में। मगर जो उनके एलाइज हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। तो एनडीए गवर्नमेंट ये चलेगी। अभी इसकी गिरने की कोई मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। मोदी जी ने उनको खुश कर दिया पैसा देके। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट को काफी पैसा दे दिया गया है, तो वो सब खुश हैं। तो क्यों वो गिराएंगे गवर्नमेंट जब उनको मिल रहा है जो उनको चाहिए था। तो लिहाजा अभी तो ये चलेगी गवर्नमेंट। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता में ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ा है, लेकिन सीटें उनकी कम हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो 10 साल से हम मोदी जी की एक छवि को हम देख रहे थे, आज उस छवि को कितना धक्का लगा है? थोड़ा सा धक्का लगा, मगर इतना धक्का नहीं लगा है कि गिर जाएगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अभी चलेगी, वो काफी दिन चलेगी, क्योंकि इसके जो एलाइज हैं वो खुश हैं इससे। तो क्यों वो छोड़ेंगे एनडीए। नीतीश जस्टिस काटरू खुश है या ये कहा जाए कि वो एलाइज बिक गए हैं मोदी जी के हाथों, मोदी सरकार के हाथों? अब दोनों एक ही चीज है, बिक गए। अब उनको पैसा दे दिया गया है बजट में। जो बजट आया उसमें आंध्र प्रदेश को अपना राजधानी बनाने का पैसा खूब दिया गया है, पता नहीं कितने हजार करोड़। और नीतीश कुमार को भी बहुत पैसा दे दिया गया है। तो अब आप जो कहिए, बिक गया या न बिक गया, मगर वो खुश हैं। तो लिहाजा अभी चलेगी ये सरकार। अभी जितना भी शोर मचाएं ये इंडिया अलायंस वाले, मगर अभी ये गवर्नमेंट गिरेगी नहीं। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी को लोग किस तरह से देखते हैं? और इंटरनेशनल फोरम्स में क्या अब एक मोदी जी उस लेजिटिमेसी को अपनी ढूंढना चाह रहे हैं जो उनकी लेजिटिमेसी भारत में धूमिल होती जा रही है? ये मेरा आपसे पूछने का मतलब है। देखिए, एक चीज समझिए, अमेरिका का मुख्य दुश्मन है चीन, और भारत एक काउंटर है चीन के लिए। क्योंकि भारत का दुश्मन चीन हो गया है, क्योंकि चीन ने हमारी काफी जमीन वहीं अक्साई चीन वगैरह लद्दाख में कैप्चर कर ली है। तो लिहाजा वो हमारी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इसलिए अमेरिका दोस्त है इंडिया का, क्योंकि हम दोनों के कॉमन एनिमी है चाइना। तो लिहाजा अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि वो ही इज काउंटर टू चाइना। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार, आपने कहा कि अभी फिलहाल उनको खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी लगातार ध्रुवीकरण की बातें कर रहे हैं और अभी आपने देखा कि एक और नया मुद्दा खड़ा हो गया है, वो है तिरुपति का लड्डू की उसमें मिलावट हो गई है, उसमें गाय का मांस, उसमें मछली का तेल, ये सब मिलाया गया है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी की मिली भगत है और जबरदस्ती के लिए एक एजेंडे को क्रिएट किया गया है। नहीं, ये कहना कि जबरदस्ती क्रिएट किया गया है, मैं इसमें मुझे तो विश्वास नहीं है।
कहीं कुछ गलती हो गई होगी, वो सुधर जाएगी। ऐसा इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं है कि बहुत इस पे सरकार गिर जाए या ऐसा वैसा नहीं होगा। लेकिन जस्टिस काजू, क्या आपको इस सरकार से कोई शिकायत ही नहीं है? आप तो वैसे बहुत आलोचना करते हैं मोदी जी की, आज आपको क्या हो गया है? मुझे सारे भारत के पॉलिटिशियन से शिकायत है कि ये सब दो कौड़ी के लोग हैं, ये सिर्फ अपना वोट बैंक इनको चाहिए, उसके लिए नफरत फैलाते हैं, पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, और इनको वास्तव में देश से कोई प्रेम नहीं है। इनका वोट बैंक पक्का रहे चाहे देश जहन्नुम में जाए। सब पॉलिटिशियन, सब पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है। ये सब इनको देश से कोई प्रेम नहीं। नेताओं की जब आप बात करते हैं तो हर पार्टी में नेता हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, बीजेपी में मोदी जी हैं, टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू हैं, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हैं। क्या कहेंगे इन सब अलग अलग कैटेगरीज के नेताओं के बारे में? क्या आप सबको चोर बोलेंगे कि सब चोर हैं, सब भ्रष्ट? सब चोर हैं, गुंडे, लफंगे, स्वार्थी और लुटेरे, सब के सब अपने अपनी स्टाइल है लूटने की और चोरी करने की स्टाइल फर्क है। जैसे चोरों में भी फर्क एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई ताला तोड़ना में एक्सपर्ट है, कोई सेंध खोलने में एक्सपर्ट है। दे आर एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट मेथड्स, मगर हैं सब सारे। बताइए, ये कोई भी आपको नेता पसंद है? मुझे तो कोई एक भी नहीं, बड़े सब बड़े दो कौड़ी के लोग हैं भाई, इनमें कोई जस्टिस काजू। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल से शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं सब नेताओं के बारे में आपसे बात करूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने अब अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह आतिशी मारलेना सिंह बन गई हैं। अब आप क्या कहेंगे? क्या ये जो आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम बड़े डिफरेंट तरीके की राजनीति करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज आप बड़ी मौलिक चीज समझिए, भारत की राजनीति में राजनीति आप नहीं कर सकते हैं बगैर भ्रष्ट हुए। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मानिए आप उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव की, 10 करोड़ रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा प्रचार के लिए और अपने वर्कर्स को पैसा देने में और तमाम चीजों में। हो सकता है 10 करोड़, तो कहां से 10 करोड़ रुपए आप लाएंगी एक्सेप्ट बाय भ्रष्टाचार? फिर कोई पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में बहुत पैसा लगता है, सैकड़ों हजारों करोड़ लगते हैं। ये कहां से पैसा आएगा? अगेन भ्रष्टाचार से। तो ये देखिए, हो सकता है शुरू में केजरीवाल ईमानदार रहे होंगे, मगर जब ये मुख्यमंत्री बन गए, इनको ये धीरे धीरे समझ में आया कि बगैर भ्रष्टाचार किए ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो या तो ये राजनीति छोड़ देते हैं अगर ईमानदार रहना चाहते हैं, और या ये भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इनको दूसरा विकल्प पसंद आया। तुलना करें तो अरविंद केजरीवाल के बारे में तो ये लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो मोदी जी से भी 10 हाथ आगे हैं। आपका असेसमेंट क्या है? कौन ज्यादा आगे है भ्रष्टाचार में, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल? देखिए, कोई किसी से कम नहीं है। मैंने बताया फर्क तरीके से भ्रष्टाचार दोनों करते हैं। जहां तक ये केजरीवाल है, ये जो पॉलिटिक्स में आए, चीफ मिनिस्टर बने, एक के बाद एक स्कैंडल्स होते गए इनके। इन्हें कितने लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, इनके बड़े बड़े नेताओं को, क्योंकि भ्रष्टाचार में पकड़े गए। केजरीवाल कहते थे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भाई, केजरीवाल डिक्टेटर थे, उनको नहीं मालूम होगा कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? यानी कि जैसे ये 338 करोड़ रुपए का ये लिकर का स्कैम हुआ। अब मोदी ये केजरीवाल कहेंगे हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अरे वहां आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना केजरीवाल के आदेश के। वो एब्सोल्यूट डिक्टेटर है पार्टी का, उसने निकाल दिया जो राइवल। ये बात तो आपने सही कही कि भाई ठीक है, अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी पार्टी में नहीं हिल सकता, तो इसलिए अगर लिकर स्कैम हुआ है तो उनकी जानकारी के बिना नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी
सारे विपक्षी दलों के पीछे पड़ गए हैं। मोदी सरकार किसी के पीछे सीबीआई भेजती है, किसी के पीछे आईडी, किसी के पीछे ईडी, किसी के पीछे आईटी। आप इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे कि एक एक को चुन चुन के घर में घुस के हम मारेंगे, ये जो मेंटालिटी है मोदी सरकार की, इसको आप क्या कहेंगे कि एक भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, ये जो एक मेंटालिटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि क्योंकि मोदी जी पावर में हैं, वो अपने अपोनेंट्स के जो विरोधी दलों के लोगों पे इंक्वायरी कराएंगे। मगर अगर वो विरोधी दल के लोगों ने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो 338 करोड़ का लिकर स्कैम तो साबित हो गया है। और केजरीवाल कहते हैं हमको नहीं जानकारी थी इसकी। ये कोई मान सकता है कि जो आप टोटल करता धरता सब हैं आम आदमी पार्टी के, बाकी सब कुछ नहीं है, नाम के हैं सब कठपुतले। तो केजरीवाल की जाने बगैर 338 करोड़ का लिकर स्कैम हो सकता था? अगर देखिए कोई आप गलत काम न करें तो मोदी कुछ नहीं कर सकता आपके खिलाफ। आप मानिए अभी अरविंद केजरीवाल ने, जस्टिस काटजू, अरविंद केजरीवाल ने जो अभी इस्तीफा दिया है वो क्या केवल ड्रामा है लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए? देखिए, उसको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो बेल ऑर्डर में जो कंडीशन लगाए थे कि आप कोई फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, आप दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, तो लिहाजा ये बाहर जेल से बाहर निकल के भी बिल्कुल बेकार होता, क्योंकि ये कैसा चीफ मिनिस्टर जो फाइल ही साइन नहीं कर सकता फाइल्स पे। तो लिहाजा उसको रिजाइन तो करना था, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशन लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ही कुड नॉट फंक्शन एज चीफ मिनिस्टर इफेक्टिवली। मगर उसने एक ड्रामा किया कि देखिए हमने कितना बड़ा त्याग किया, हम बिल्कुल एक इन्हें मार्टर हो गए, त्याग दिया मैंने, मुझे कोई लालच नहीं है पदवी की, जबकि बड़ा एम्बिशियस आदमी है। और वो असल मुख्यमंत्री वही रहेगा ना। ये आतिशी तो एक गुड़िया जैसे, अरे भाई आतिशी एक गुड़िया जैसे रहेंगी, असल मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेगा। यानी फाइल पे दस्तखत तो करेंगे आतिशी, मगर फाइल पे जो कुछ लिखा हुआ है वो केजरीवाल लिख के भेजेगा और कहेगा तुम दस्तखत करो, बस इसका काम है दस्तखत करना और शक्ल दिखाना गुड़िया जैसे। असल मुख्यमंत्री डिफेक्ट कहते हैं, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, जैसे लालू यादव डिफेक्टो था और ये राबड़ी देवी डिजोरे, लॉ में तो राबड़ी देवी थी, मगर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बिहार का था लालू यादव। जब उसका कन्विक्शन हो गया फॉर्डर स्कैम में, उसने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया गुड़िया। जस्टिस काटजू, लेकिन अगर आप मोदी सरकार को देखें तो वो भी तो वैसे ही चलता है, सब जगह मोदी जी का ही इम्प्रिंट है, किसी और की कहाँ चलती है। यहाँ तक कि अमित शाह को ठीक है वो कंसल्ट करते होंगे, लेकिन फाइनली तो हर चीज में हाँ मोदी जी ही बोलते हैं। मैं मान तो लिया, मैंने तो कहा कि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, जितने आपके नेता हैं सब के सब, चाहे मोदी हैं, चाहे राहुल हैं, चाहे ये केजरीवाल हो, सारे नेता, ममता, ये वो सब दो कौड़ी के लोग हैं। वो बिल्कुल स्वार्थी और भ्रष्ट और कमीने और दुष्ट, धूर्त, अब क्या क्या मैं शब्द जो अंग्रेजी में स्काउंड्रल्स। नहीं तो आप नहीं, आप नहीं जस्टिस काटजू, लेकिन आप सारे पॉलिटिशियन से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप जब बात करते हैं कि आप उनको आप एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है। मैंने तो कहा इन लोगों को बहुत पहले फांसी लगनी चाहिए थी भाई, क्योंकि देखिए जो लोग नफरत फैलाते हैं समाज में, यानी करोड़ों लोगों में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं, उसको फांसी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप एक आदमी की हत्या करें तो आपको फांसी लग सकती है, यहाँ तो करोड़ों लोगों को आप नुकसान कर रहे हैं। जस्टिस काटजू, मुझे ये बताइए, आप किसको किसको फांसी लगाएंगे? फिर आपके नजर में सारे राजनेता भ्रष्ट हैं, तो फिर सबको फांसी लगा देनी चाहिए। मेरे हाथ में मैं सबको लगा दूं, मगर मेरे हाथ में तो ताकत है नहीं। मेरे हाथ में ताकत तो आज के जितने नेता सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूं। लेकिन जस्टिस काटजू, आप जैसी बातें कर रहे हैं, लोग ये कहेंगे कि ये तो एनार्किस्ट जैसी बातें करता है, जिसको कि लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप तो जज रहे हैं और जज होकर आप अगर ऐसी बातें करते हैं तो आप क्या जज की कुर्सी पे बैठ के सबको फांसी दे देते? देखिए मुझे लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है।
लोकतंत्र भारत में इसका मतलब है जाति और मजहब के वोट बैंक्स, यही है लोकतंत्र। यहाँ 90% लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे वो अपनी जात और बिरादरी पे वोट डाल देते हैं, लाइक शीप एंड कैटल। तो लेकिन ऐसे जस्टिस व्यवस्था में मैं क्यों भरोसा करूं? नहीं, मुझे आपकी लेकिन ये बात हजम नहीं हो पा रही है सर, क्योंकि आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और कोई जज अगर ऐसा कहे कि सारे नेता चोर हैं, सबको फांसी लगा दो, तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती सर। हाँ, तो जज सच ना बोले। नीलू व्यास के अनुसार जज को सच नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। बहुत अच्छे नीलू व्यास, आप यही कहती रहिए। मैंने तो सर कहा बोलिए सर, आप बोलिए, आपको बोलने के लिए ही हमने इंटरव्यू में बुलाया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बात लोगों को हजम नहीं होगी जब आप बोलेंगे तो, कि सबको फांसी लगा दी। क्यों? जज क्या इंसान नहीं होता है? मैं नागरिक नहीं हूं? मैं देख नहीं रहा हूं क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या लेकिन जस्टिस काटजू, लेकिन बाकी जजेस क्यों नहीं सोच पाते आपकी तरह? सभी को फांसी लगा देनी चाहिए। अरे भाई, वो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं देखिए, मैं दूसरों का ठेका नहीं ले रहा हूँ। वो उनसे, उनकी इंटरव्यू करी, उनसे पूछिए आप। मुझसे आपने पूछा, मैंने बता दिया। मैं तो देखिए, मुझे इसमें कोई दो सेकंड में नहीं सोचूंगा, इन सबको मैं फांसी लगा दूं। बताइए कितने दुष्ट हैं कि जनता में नफरत फैलाते हैं, पोलराइज करते हैं सोसाइटी में, लड़वाते हैं जाति और मजहब के आधार पर लोगों को। ऐसे लोगों को फांसी नहीं लगनी चाहिए। और सबके सब ऐसे ही हैं, दो कौड़ी के, बिल्कुल निकट्टू, बिल्कुल बेईमान, भ्रष्ट, धूर्त, कपटी। यानी इनको 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 बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस काटजू, लेकिन आप ही के फ्रेटर्निटी के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, आप ही की तरह वो भी जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो खैर, और उनकी अभी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणेश आरती करते हुए नजर आए। अब वो एक तस्वीर है और इधर मैं जक्स्टापोज कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि अरे सब नेता बेईमान हैं, चोर हैं, कपटी हैं और सबको फांसी पे लगा देनी चाहिए। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को फिर गणेश आरती करने की क्या जरूरत थी? उठा के सबको फांसी लगा देते। उन्होंने बिल्कुल अनुचित कार्य किया। चंद्रचूड़ साहब को बिल्कुल मोदी जी को आमंत्रित नहीं करना चाहिए अपने घर, और न मोदी जी को ऐसा आमंत्रण पाने पे स्वीकार करना चाहिए आमंत्रण को। दोनों ने गलती करी। न चंद्रचूड़ जी को आमंत्रित करना चाहिए था प्रधानमंत्री को अपने घर गणेश पूजा के लिए, और न ऐसे अगर आमंत्रण दिया भी तो प्रधानमंत्री को ऐसे आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। दोनों ने बहुत बड़ी गलती। देखिए, क्योंकि देखिए ये छवि होनी चाहिए न्यायपालिका की कि निष्पक्ष है, न्यूट्रल, इम्पार्शल है, इंडिपेंडेंट है। मगर क्या क्या ये संदेश जाएगा जनता में कि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर जा रहे हैं गणेश पूजा करने? अगर गणेश पूजा करना है, प्रधानमंत्री अपने घर में करें, क्या जरूरत है मुख्य न्यायाधीश के घर में जाके करें? जस्टिस काटजू, जो डैमेज होना था वो तो हो गया, उन्होंने चोट पहुंचा दिया दोनों ने मिलके, जस्टिस चंद्रचूड़ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दोनों ने उस लक्ष्मण रेखा का ख्याल नहीं रखा। आज अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इस चीज पर फैसला सुनाना हो तो आप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और मोदी जी के ऊपर इस तस्वीर को लेकर क्या फैसला सुनाएंगे? नहीं, मैं उनसे कहूंगा कि आपने गलत काम किया, अनुचित कार्य किया। सजा क्या देंगे? सजा क्या? देखिए, इस पे मैं सजा देने के परिस्थिति में नहीं हूं, मगर ये अवश्य मैं कहता हूं कि देखो, जज और नेताओं को दूर रहना चाहिए एक दूसरे से। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्य न्यायाधीश था मद्रास हाईकोर्ट का। एक बार भी मैं नहीं गया मिलने, वहां की मुख्यमंत्री थी जयललिता और उनके विरोधी पक्ष के लीडर करुणानिधि। न मैं कभी जयललिता से मिलने गया और न मैं कभी करुणानिधि से मिलने गया। एक बार क्या हुआ कि जयललिता जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा मेरे पास एक आमंत्रण लेके कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में गवर्नर सैल्यूट लेंगे, तो आप भी आइए, बहुत लोग आ रहे हैं।
मैंने कहा मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी से कि देखिए आप जयललिता जी को मेरे तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मगर ये भी कहिएगा कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ फंक्शन वंक्शन में, क्योंकि देखिए अगर मैं गया और वहां कोई नेता जिसकी बड़ी बुरी छवि है, भ्रष्ट है, और वो मेरे पास आ गया और मेरे साथ बात करने लगा और किसी ने तस्वीर फोटोग्राफ ले ली और अगले दिन अखबार में छप गई, तो मेरे लिए कितना एम्बेरसिंग होगा। क्या मैं मुंह दिखाऊंगा लोगों के सामने कि मैं एक भ्रष्ट नेता से बात कर रहा हूँ, तो मेरी इमेज खराब होगी ना। तो बेहतर है जाओ, इनके घर बैठो, जाने की क्या जरूरत है जस्टिस फंक्शन। काटजू, अब तो ये पैटर्न बन गया है ना। मैं सिर्फ जस्टिस चंद्रचूड़ की बात नहीं कर रही हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस मुखोपाध्याय थे, उनको देखिए, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि मैं तो बीजेपी के नेताओं के टच में था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मैं लगातार उनके टच में था और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसी तरह से एक जज जो कि कहता है अब तो मैं आरएसएस की शाखा में वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरी जो आइडियोलॉजी थी वो आरएसएस वाली थी। तो अब ऐसे जो जमात जजेस की है, आप उनके लिए क्या कहेंगे और देश की न्यायपालिका हमारी कितनी सुरक्षित है? देखिए वो भी गलत था, मैं उसको जस्टिफाई तो कर नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं कैसे बिहेव कर। मैं मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है, दूसरे जजेस के ऊपर कंट्रोल तो है नहीं। मैं बता रहा हूं मैं कभी ये नेताओं से मैं बहुत दूर रहता था। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, क्या जरूरत है हम लोग को मिलने की। देखिए जजेस को रिक्लूसिव लाइफ लीड करनी होती है, शाम को घर में बैठो, शाम को पार्टी करने मत जाओ। मेरा भी जी चाहता है शाम को मैं पार्टी करूं और फंक्शन में जाऊं, बड़े लच्छेदार भाषण दूं, लिबर्टी और इक्वलिटी और ये वो, मगर जनता क्या सोचेगी बताइए। जजेस को शाम को घर में बैठना चाहिए, घर में बैठ के किताब पढ़ो, टीवी देखो, आपके घर के अंदर नहीं ही तो आपको क्या लग रहा है सर कि क्या मोदी जी क्या इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्योंकि एक और जज थे जिनके मुंडन सेरेमनी में मोदी जी पहुंच गए थे। अब ये गणेश आरती वाला इंसिडेंट आया है सामने, उसके बाद एक टी पार्टी उन्होंने अटेंड की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार की तरफ से जजेस के साथ घुलना मिलना बैठना उसको क्या नॉर्मलाइज किया जा रहा है? और ऊपर से जब ये तस्वीर वायरल हुई तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी ये कहती है कि देखिए वो तो मनमोहन सिंह इफ्तार में गए, मनमोहन सिंह इफ्तार में पहुंचे हुए थे जिसमें कि जस्टिस केजी बालाकृष्णन भी थे। तो इस तरीके की बातें बीजेपी करती है। तो देखिए वो भी अनुचित था। मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन का इफ्तार के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के घर जाना भी अनुचित था। तो बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। वो अगर गलत था तो क्या ये सही हो जाता है? ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो क्या व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द आर्गुमेंट? ये जो लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन गए थे इफ्तार के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के घर, तो क्या क्या इससे साबित क्या होता है? अरे भाई वो भी गलत है, ये भी गलत है, इट लेकिन प्रूव्स नथिंग। आपके नजर में जजेस को इस समय अगर सरकार लाख कोशिश करे, हम ये बात मान ले कि चलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नहीं बुलाया होगा, मोदी जी खुद पहुंच गए होंगे या मोदी जी के और चंद्रचूड़ साहब के बारे में बीच में बातचीत कोई हुई होगी और इसीलिए वो तस्वीरें सारी वायरल हुई, पब्लिक डोमेन में आई। लेकिन अब आगे के लिए आपके हिसाब से जजेस को किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए कार्यपालिका की नजरों से, और कार्यपालिका की चंगुल में ना फंसे उसके लिए जजेस को क्या करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका में एक सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपियर टू बी डन। बड़ा मौलिक सिद्धांत है कि अगर जजेस और नेता लोग मिले बहुत आपस में, तो अगर वो कुछ गलत काम न भी करें फिर भी जनता में तो इम्प्रेशन जाएगा कि ये मिली भगत है। आप समझिए ना, इट विल अपियर, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपियर टू बी डन। तो लोग तो सोचेंगे कि ये जजेस और नेता लोग मिली भगत हैं, तो बेहतर है कि भाई दूर रहो। देखिए मैं लेकिन चीफ सर कई लोग जस्टिस। कहते हैं, सर जस्टिस काजू, कई लोग कहते हैं कि नेता कभी कभी जजेस को डराते हैं, कभी धमकाया जाता है या फिर उनको कोई लालच दी जाती है और इसीलिए जजेस फंस जाते हैं। इस तरीके की देखिए बातें मैं होती अपना हैं। अपना अपना उदाहरण दूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी कहता वकीलों से कि भाई
तुम लोग कभी तो मुझे कोई रिश्वत दो, कोई ऑफर भी नहीं देता मुझे इतना गया बीता तुम लोग मानते हो। सच अ लो पर्सन कि कोई आता ही नहीं, मुझे रिश्वत ऑफर ही नहीं होती है। भाई कभी टेम्प्ट करो मुझे, दो 10 करोड़ 20 करोड़, हो सकता मैं लालच में पड़ जाऊं ले लूं, मगर तुम मुझे ऑफर भी नहीं करते हो। इसमें इतना गया बीता मुझे मानते हो। देखिए मैं मजाक में कहता था, तो मगर मुझे देखिए मेरे पास कोई न रिश्वत देने आया, वो जानते थे कि भाई ये थोड़ा मनफिरा आदमी है, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वोर्ट न चला दे, तो मुझे कोई ऑफर देने आता ही नहीं था। मुझे बड़ा गया भी था, सब मानते थे, तो मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं क्यों, एक तो वजह थी कि मैं कभी जाता ही नहीं था किसी नेता के घर वर, आमंत्रण मुझे आते थे। मगर देखिए उसका मैं सिद्धांत ये है कि अगर आपके पास निमंत्रण आए किसी नेता का या बिजनेसमैन का और आपके मन में दो ओपिनियन हो कि एक्सेप्ट करें इनविटेशन या ना करें, तो आप इनविटेशन मत एक्सेप्ट करिए। बिकॉज इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट यू लूज नथिंग, बट इफ यू एक्सेप्ट इट यू आर टेकिंग अ रिस्क। तो बेहतर है when you are in two mind whether to accept such an invitation of a politician or businessman, don't accept the invitation because you won't lose anything, but if you accept it you are taking a risk। वहां जाकर कोई फोटोग्राफ ले ले आपकी, अगले दिन अखबार में छप जाए, क्या आपकी पोजीशन कितनी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाएगी। तो बेहतर है मत जाओ, घर बैठो। देखो या तो लेकिन आप आप जज ही मत नहीं, आपको लगता है कि ज्यादातर जो जजेस की मेजोरिटी है, आपने तो बड़े नजदीकी से देखा होगा कि क्या जजेस इतनी आसानी से प्लायबल हो जाते हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आसानी से लालच दी जा सकती है, क्या इतने प्लायबल होते हैं जजेस? देखिए मैं बताऊं, मैं सन 71 में वकालत शुरू करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस टाइम कोई भ्रष्ट जज नहीं था इलाहाबाद हाई कोर्ट में और शायद कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी हाई कोर्ट में। 2001 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भरूचा थे, उन्होंने बयान दिया कि 20% हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया हैव बिकम करप्ट, 2001 में। फिर 2009 में शांति भूषण साहब ने एप्लीकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आधे तो निश्चित तौर पे भ्रष्ट थे और 2 के बारे में कुछ संदेह है भ्रष्ट थे कि नहीं थे, 6 के बारे में कह सकते हैं कि ईमानदार थे। तो मेजॉरिटी भ्रष्ट थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 2009 में उनका एप्लीकेशन और नाम दिए उन्होंने जो भ्रष्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके हिसाब से। और उसके बाद भी 2009 के बाद भी कई मुख्य न्यायाधीश आए और रिटायर हुए जिनके बारे में बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो भ्रष्ट थे कि नहीं थे। तो लिहाजा देखिए ये स्टैंडर्ड्स गिर गए सब तरफ इंडिया में। जजेस कोई आसमान से तो टपकते नहीं है, समाज से आते हैं। जब समाज में मोरालिटी गिर गई है तो भाई जजेस में भी गिरेगी। तो ये इसका सबूत है जो मैंने आपको बताया कि बड़े और कंप्लेंट बहुत आते हैं। अब इससे ज्यादा मुझसे न कहलवाइए, नहीं तो मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाएगा। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है जस्टिस काजू? आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है? अरे मुझ पे एक बार चल गया था। और क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा, वो एक सौम्या लड़की थी केरला की जिसका गैंग रेप हुआ था एक ट्रेन में, तो उसको डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया इनटू लाइफ सेंटेंस। मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला कि भाई दिस वाज अ मिस्टेक कन्वर्टिंग द डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। वो डेथ सेंटेंस ही उसको मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने वो जो अक्यूज था उसने कई बार ऐसे गैंग रेप किए थे। तो मैंने कहा इतने कहने पे मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला दिया, मुझे माफी मांगनी पड़ी, वरना हो सकता मुझे जेल भेज देते। जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट जज था और इन सबसे सीनियर था, जिन्होंने मुझ पर नोटिस भेजा इन सबसे कई साल सीनियर में था। मगर चलिए अब क्या करें, अगर उनके हाथ में कंटेम्प्ट है चला देंगे। तो भैया मैं तब से बहुत घबराता हूँ। जस्टिस काजू 2-3 सवाल और करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे और वापस मोदी जी की ही कॉन्वर्सेशन पर आते हैं कि अब मोदी जी की जो पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ है, जो राजनीतिक उनका जो शेल्फ लाइफ है, वो आपको कितना लंबा लगता है? क्योंकि उन्होंने 10 साल में बहुत मार्केटिंग अपनी की, खूब अपनी छवि को फुलाने की कोशिश किया, 56 इंच का बताया, किसी ने उनको सुपरमैन बताया, किसी ने उनको और अपने आप को तो उन्होंने भगवान ही बता डाला।
अभी चुनाव के समय तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो इस तरीके के जो दावे वो करते हैं, फिर वो कहते हैं कि उनको दैवी शक्ति है। उस पर अभी मोहन भागवत ने भी कहा कि भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए कि आप भगवान हैं या नहीं है, आप अपने आप खुद से कैसे दावा कर सकते हैं कि आप भगवान हो। मोदी जी की का जो व्यक्तित्व है और जो उनका कैरेक्टर है वो क्या शो करता है जब वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई मुझे मैं दैवी शक्ति है और मुझे देवी शक्ति प्राप्त है और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अभी तक देखिए उनका मजाक जी। एक चीज भाई, आप लोग असली में हिंदुस्तान को समझते नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान में 80% जनता हिंदू है, 15% मुस्लिम है। Between 85-90% Hindus are communal, and between 85 and 90% Muslims are also communal. ये आप समझ लीजिए, most Hindus are communal and most Muslims are communal. कहीं अगर कोई मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए तो बहुत कम हिंदुओं पे जू भी रेंगता है। कई मैनी आर इंडिफरेंट और कई समझते हैं कि वन टेररिस्ट लेस अच्छा हुआ, एक टेररिस्ट कम हो गया हिंदुस्तान में। ये सच्ची बात है कि नहीं? कितने लोग इसके खिलाफ जब लिंचिंग होती है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? मैं तो उठाता हूं, मगर बहुत कम मैं देखता हूं। बिल्कुल दे आर इंडिफरेंट बिकॉज दे आर कम्युनल। तो क्योंकि 80% जनता हिंदुस्तान की हिंदू है, इसलिए इसका फायदा उठाते हैं मोदी जी, ये कह के कि बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है, तो तुम लोग हिंदू लोग हमको वोट दो, और उस पर कम्युनल फीलिंग्स अराउज करते हैं बाय इंसिडेंट्स, वेरियस इंसिडेंट्स करके। जैसे ये राम मंदिर अयोध्या बनाया, इस पे जो हल्ला हुआ सारा आपके सोशल मीडिया पे और टीवी पे, जैसे बड़ा भारी सारा, इससे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि राम मंदिर बन गया। तो लिहाजा इस सब, और आम जनता के ज्यादा अकल नहीं है। जो मैंने कहा 90% लोग हिंदुस्तान के बेवकूफ हैं, तो वो इस सब से बह जाते हैं ऐसे प्रचार से कि राम मंदिर बना दिया, कितना बड़ा कार्य किया, जबकि उससे क्या गरीबी हटी, बेरोजगारी हटी, भूखमरी हटी, महंगाई हटी? कुछ नहीं हुआ। ये स्टंट था, गिमिक था, नौटंकी। तो मोदी मतलब जी ये तो है कहते कि हैं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि भाई जितना विकास मैंने कर डाला 10 साल में, उतना 70 सालों में देश ने विकास नहीं देखा। हर रैली में, हर चुनाव की रैली में देखिए वो इसी तरीके के दावे करते हैं और अभी भी करते हैं। उनका मैंडेट भले ही कम रहा हो, लेकिन अभी भी वो दावे पूरे उसी तरीके से करते हैं कि भाई हम तो काम करने में लगे हुए हैं और 100 दिन मैंने केवल और केवल काम किया। अभी देखिए 100 दिन में अपनी सारी उपलब्धियां उन्होंने गिना डाली। अच्छा देखिए, आप सुने, मैं आपको सुनाता हूँ कितना विकास किया मोदी जी ने। नंबर 1, जो बाल कुपोषण है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, इट इज रीच्ड एन अपॉलिंग लेवल। यानी हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देख लीजिएगा, जो एक इंटरनेशनल रेपुटेशन की एजेंसी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और हालत बदतर होती जा रही है। कुछ साल पहले हमारी पोजीशन 101 थी, 125 देश जिनका सर्वे हुआ था उनमें, आज 6 पोजीशन और गिर गई है, 107 हो गई है। तो इट इज गेटिंग वर्स, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। ये नंबर 1। नंबर 2, एसेंशियल कमोडिटीज की दाम आसमान छू रहे हैं। आप तो गृहिणी हैं, घर में आप भी खरीदती होंगी खाने की चीजें। क्या दाम हो गए हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी फूड, क्या दाम? यानी गरीब आदमी क्या खाता है मुझे समझ में नहीं आता। जो दाल चावल, जो बेसिक चीजें हैं, उनका दाम आसमान छू रहे हैं। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के दाम, मेडिसिन, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज है, आसमान छू रहे हैं। तो ये तरक्की हुई, ये विकास हुआ, मोदी जी ने विकास कर दिया। और
गरीबी कितनी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। यानी एक तो गवर्नमेंट, बेरोजगारी, malnutrition, ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर मोदी जी के कार्यकाल पर मैं आपको 10 में से उनको नंबर देने के लिए कहूं तो आप कितने नंबर देंगे? मोदी जी तो अपने आप को ये दावा करते हैं कि भाई वो अभी तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं, यहां तक कि नेहरू जी भी पीछे छूट चुके हैं। वो तो अपने आप को नेहरू से भी बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे मोदी जी के कार्यकाल को? -10। 10 में -10 नंबर, यानी उन्होंने और बदतर कर दिया, बहुत गिरा दिया देश को। मैंने बताया आपको कि क्या बाल कुपोषण का हाल है, क्या महंगाई का दाम हाल है, क्या ये हेल्थ केयर आप जानती है गरीब आदमी को हेल्थ केयर। आप जस्टिस काटजू, मेरा बस आखिरी 1-2 सवाल है कि क्या मोदी जी इज ही फिट टू बी अ पॉलिटिशियन? क्या वो एक लीडर होने के लायक हैं? He is the fittest because he can befool the public. मोदी और केजरीवाल ये फिटेस्ट, ये सबसे ज्यादा जनता को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट्स हैं। तो ये फिटेस्ट, आपने पूछा नहीं आर दे फिट, हमने कहा फिटेस्ट। क्योंकि पॉलिटिशियन होने का मतलब जनता को बेवकूफ बनाना आपको जानना चाहिए। तो ये मोदी और केजरीवाल नाटक करता मैं ईमानदार ईमानदार, जबकि पकड़े गए रंगे हाथ 338 करोड़ का लिकर स्कैम, और उसके पहले कितने स्कैम हुए। मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा, आपने हो सकता है पढ़ा हो, वो अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। उसके पहले भी कितने स्कैम हुए थे। तो ये केजरीवाल भी बड़ा भारी नाटकबाज है और ये मोदी भी बड़े बड़ी नाटकबाज, ये नौटंकी करने में एक्सपर्ट है। तो आपने कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों बड़े नाटककार हैं, ड्रामेबाज हैं। कौन बड़ा ड्रामेबाज है? ये देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर दोनों इन्हें नहले पे नहला, अब कौन नहला है कौन दहला ये बड़ा मुश्किल है, मगर ड्रामा करना। और राहुल कम नहीं है इनमें। राहुल गांधी जो ड्रामा करते हैं कि वो कौन से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट शांति से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि देखिए हुआ क्या, मुसलमान एक बड़ा भारी वोट बैंक है नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली। तो वो जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था 1992 में दिसंबर में, तो वो उसने मुसलमानों ने छोड़ दिया कांग्रेस को। यूपी में वो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, और बिहार में लालू यादव के साथ हो गए, और स्टेट में भी ऐसे ही दूसरे पार्टी ज्वाइन किया। तो बड़ा भारी वोट बैंक निकल गया कांग्रेस के खाते से। अब राहुल गांधी चाहते हैं वो फिर से वापस आए ताकि फिर से उभर के आए कांग्रेस। तो ये जो नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान लगाते हैं, इसका मतलब ये कि मोदी नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मैं फैलाता हूं मोहब्बत मुसलमानों के खिलाफ। तो मुसलमान वापस मेरे जेब में आ जाओ, पहले मेरे जेब में थे, अब फिर से मेरे जेब में आ जाओ। ये मोहब्बत का मतलब यही है कि मुस्लिम वोट बैंक। अरे भाई आप समझती नहीं है ना। देखिए प्रॉब्लम आप जर्नलिस्ट के बारे में साथ ये है कि ना आप समझती हैं ना समझना चाहती हैं। ये सब मोहब्बत लव। अरे भाई लव की बातें करें, लव का मतलब है मुसलमान मेरे जेब में आ जाओ, फिर से मैं तुमसे लव करता हूँ। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं जस्टिस काटजू, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है कि अगर आपकी नजर में सारे नेता भ्रष्ट है, कोई भी सही नहीं है, मोदी बिल्कुल ड्रामेबाज है, उससे बड़े नाटककार अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी भी एकदम बेवकूफ है, सबको फांसी लगा देनी चाहिए क्योंकि सब जातिवाद और घृणा फैलाते हैं, तो फिर देश चलेगा कैसे? कौन चलाएगा देश? अगर नेता नहीं चलाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देश को नहीं चलाएगा, तो कौन सा सिस्टम चलाएगा देश को? देखिए, ये कंट्री में जरूरत है मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटर की। जैसे आपने सुना होगा टर्की में मुस्तफा कमाल आया, सुनिए अब पूरी बात बोलने दीजिए। मुस्तफा कमाल आर्मी जनरल था, उसने कहा कुछ नहीं सुनेंगे, तुम्हें अपनी लड़की, जनता से कहा तुम्हें अपनी लड़की को स्कूल भेजना होगा, नहीं भेजोगे हम तुमको गोली मार देंगे यहीं पे, क्योंकि तुम अपनी लड़की के दुश्मन हो। कोई बहस नहीं टॉलरेट होगी आप लोगों से, कोई यू विल नॉट बी अलाउड टू पुट अप आर्गुमेंट्स।
जो बैकवर्डनेस है, फ्यूडलिज्म है, इट हैज टू बी क्रश्ड विद एन आयरन हैंड। कोई आप लोगों से आर्गुमेंट नहीं होगा। जस्टिस काटजू वो ठीक है, मॉडर्न माइंडेड जस्टिस काटजू मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटर्स ठीक है, लेकिन क्या एक सभ्य समाज आप इस तरीके से बना पाएंगे? अभी 3 दिन पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार उनसे लगातार मणिपुर के बारे में सवाल कर रही थी, तो वो झिड़क कर कहते हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बहस नहीं कर सकते। तो मुझे आपकी बातें और अमित शाह की बातों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा जस्टिस काटजू। अरे कहाँ अमित शाह, कहाँ मैं, कहाँ राजा आपने कहा राम, कि कहाँ। बहस की गुंजाइश नहीं, आपने भी कहा कि बहस की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। जी तो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। दिक्कत आपके साथ ये है कि नहीं, आप आप अपनी बात बोलिए से सर, इतना मैं सुन सही रही हूँ है, आपको। बोलने नहीं अरे देंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, सुनिए, पिछले 40 अरे मिनट से मैं आपको सुन सुनिए, रही हूँ। बोलिए बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए। देखिए, ये अमित शाह इज ए रिएक्शनरी। ये चाहता है समाज को मध्यकाल में, मिडिल एजेस में ले जाऊं। जैसे लाइक मोदी, ये सारे आरएसएस बीजेपी वाले, ये सब रिएक्शनरी हैं। ये चाहते हैं समाज को पीछे ले जाएं, मिडिल एजेस में ले जाएं। और मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं चाहता हूं समाज को आगे ले जाऊं। तो कैसे कह रहे हैं कि मैं और अमित शाह एक जैसे हैं? इन्हें आपको आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता? मैं चाहता हूं देश आगे बढ़े, अमित शाह मोदी चाहते हैं देश पीछे जाए। आप नीलू व्यास को पीछे जाना और आगे बढ़ने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता कि सर either लेकिन take one मुझे step ये बात forward हजम नहीं or take होती है one step सर। backward. नीलू व्यास सर think both, going forward and backward is same thing. वाह, क्या नीलू व्यास की बुद्धि है, बड़ी शार्प बुद्धि। जस्टिस आगे बढ़ना काटजू, पीछे जाने में कोई अंतर। जस्टिस काटजू, आप मुझे मूर्ख भी बोल सकते हैं, आप बुद्धिहीन बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि देश एक डिक्टेटर कैसे चलाएगा? कैसे एक मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटर आपका देश चला सकता है? एक मैं डिक्टेटर आपको चलाएगा जवाब दे मुझे। रहा हूँ। अरे आप जी जवाब बोलिए। सुनने को तैयार नहीं है ना। आप सवाल पूछती है मगर जवाब सुनने को तैयार नहीं। अब सुनिए जवाब। मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, मगर 2 मिनट शांति से सुनिएगा। टर्की में क्या था कि वहां पे सुल्तान और खलीफा थे जो टर्की को बिल्कुल पिछड़ा रख रहे थे, एंड यूरोपियंस कॉल्ड इट द सिक मैन ऑफ यूरोप। और सब लात मारते थे टर्की पे, क्योंकि जो सुल्तान और खलीफा थे उसको पिछड़ा फ्यूडल रखते थे बिल्कुल। शरिया लॉ और मदरसा और बुर्का, ये सब नॉन। लड़की को शिक्षा नहीं दी जाएगी, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये सब रिवाज था। ये आर्मी जनरल था, इसने कूप किया, निकाल बाहर किया सुल्तान खलीफा को, और इसने कहा आप सबको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना है वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। यही हिंदुस्तान में होना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और आई विल शूट यू। कोई आपसे बहस नहीं होगी। उसने कहा ये शरिया बुर्का ये सब मदरसा बिल्कुल खत्म होगा, कोई टर्की में नहीं चलेगा। वी हैव टू बिकम मॉडर्न, क्योंकि वरना क्योंकि हम पिछड़े हैं इसीलिए हम लोग लात खाते हैं। देखिए, गरीब आदमी को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती। गरीब आदमी को लात मिलता है हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि लात, आपका मुल्क अभी भी गरीब है, और अब अगर आप चाहते हैं कि नीलू व्यास को लात पड़ती रहे तो ठीक है, आप सपोर्ट करिए पिछड़े लोग अमित शाह को। और आप चाहती हैं कि आपको लात न पड़े तो मार्कंडे का जो सपोर्ट करो, जो चाहता है इसको क्रश कर। ये जो पिछड़ापन है, जो कहता है लड़कियों को शिक्षा न दी जाएगी और बुर्का, मैं तो बुर्के को बैन कर दूं। कई लोग कहते हैं कि मार्कंडे काटजू को क्यों ना सर मोदी जी को हटा के मार्कंडे काटजू को क्यों ना प्रधानमंत्री बना दिया जाए? देखिए, मार्कंडे, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। मार्कंडे काटजू हैज क्रॉस 78। मेरे 2-3 साल जिंदगी के बचे हैं, और जो क्रांति आएगी इस देश में वो 2-3 साल में नहीं आएगी, 10-15 साल में आएगी। तो मैं तो इस दुनिया में हूंगा नहीं जब क्रांति आएगी, मगर देयर विल बी अदर मार्कंडे काटजू, यानी हु हैव द स्पिरिट ऑफ मार्कंडे काटजू, जो आएंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कहेंगे हमें अपने देश को आगे ले जाना है जैसे भी हो। कोई हम इसका ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई जो कहेगा हिंदुस्तान को पिछड़ा रखे उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे पेट्रियोटिक, सेल्फलेस, मॉडर्न माइंडेड लीडर्स आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मगर मेरी दुनिया से जाने के बाद आएंगे लोग, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये देखा गया इतिहास में कि जब कोई किसी मुल्क में संकट आता है तो प्रकृति अच्छे अच्छे पेट्रियोटिक लीडर्स को उभर के लाती ऊपर। जैसे अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन और
ये थॉमस जेफरसन, ये बड़े बड़े फार्मर्स थे, ये चाहते आराम से बैठते अपनी फार्मिंग करते, 10-10 हजार एकड़ के फार्म्स थे इनके पास। मगर जब देश पे संकट आया, जो लड़ाई शुरू हुई अमेरिकन इंडिपेंडेंस की, तो इन्होंने बड़ा भारी रिस्क लिया। अगर अंग्रेज इनको पकड़ते फांसी लगा देते, मगर इन्होंने कहा हमको अपने देश के लिए लड़ना, चाहे जान मेरी निकल जाए। इसी तरीके से इंग्लैंड में क्रॉमवेल और जॉन हैम्डन वगैरह आए 17वीं सेंचुरी में, जो लड़े राजा के खिलाफ। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का हुआ, जिसमें रोबेस्पियर और दांतों मरा वगैरह आए, वो लड़े अपने देश के लिए। तो कहने का मतलब है, जब किसी देश पे संकट आता है तो अच्छे अच्छे लोग उभर के ऊपर आते हैं, जो जिनको पहले कोई जानता नहीं था। ओलिवर क्रॉमवेल का नाम किसी ने सुना नहीं था बिफोर द ब्रिटिश रेवोल्यूशन, वो एकदम से ऊपर आया और कमांडर हो गया। तो जस्टिस काजू, आखिरी सवाल आपसे करूंगी। हाँ ठीक है, आपने, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल मेरा यही है कि मोदी जी को आप क्या एडवाइस देंगे? और अगर आपने ये कहा कि मोदी केजरीवाल ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये पॉलिटिक्स में रहने के लिए केवल और केवल ये जनता को दोनों मूर्ख बना रहे हैं, तो फिर मोदी जी के लिए और केजरीवाल साहब के लिए क्या एडवाइस है कि क्या उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इन लोगों को एडवाइस देना बिल्कुल बेकार चीज है। ये एडवाइस किसी की सुनेंगे नहीं। ये बड़े एम्बिशियस लोग हैं, जैसे केजरीवाल बहुत एम्बिशियस आदमी है, और इसी तरह मोदी बहुत एम्बिशियस आदमी है। ये मोदी घूम रहा है, यूरोप कभी घूमता है, अभी अमेरिका घूम रहा है, और बाइडेन से मिल रहा है, ऑस्ट्रेलियन लीडर और जापानी बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है। और जब जाता है मिलने के लिए, तो जो पोशाक पहनता है, आप देखिए क्या कलरफुल, वाह क्या पीली नीली हरी रंग की बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के जाता है। उसकी आदत पड़ गई है मौज करने की, बड़े बड़े नेताओं से मिलने की, तो लिहाजा वो किसी की राय वाय सुनेगा नहीं। उसको जब तक लात मार के निकालेगी नहीं हिंदुस्तान की जनता, वो हटेगा नहीं, कुर्सी से चिपका रहेगा। और वही केजरीवाल का हाल है। और वही अगर राहुल बाई चांस हो गए प्राइम मिनिस्टर एक कोalition गवर्नमेंट में, वो समझते हैं मैं राजशाही का हूँ, रॉयल फैमिली का हूँ, नेहरू गांधी फैमिली, तो मुझे अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का, चाहे मेरे खोपड़े में कुछ ना हो। इस सब नेताओं का यही हाल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस काजू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर।